नमस्कार प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। आपकी इस प्रिपरेशन को सरल बनाने के लिए प्रीलिम्स 2026 में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए हम पीवाईक्यू डिकोड सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम यूपीएससी के 5 साल के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिकोड करने वाले हैं। पीवाईक्यू डिकोड सीरीज के इस पहले एपिसोड को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि पॉलिटी में आखिर कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन को जान पाएंगे। अक्सर यूपीएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को दोहराया जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पीवाईक्यू डिकोड सीरीज़ नाम से यह प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल पर निःशुल्क एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो इस पहले लेक्चर में पॉलिटी 2021 में पूछे गए सारे प्रश्नों को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर हमने यूपीएससी के जो पेपर हैं वहाँ से हमने पॉलिटी के क्वेश्चन को अलग किया है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन जो है इसमें 77 नंबर से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए आपको यहाँ पे नंबरिंग इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला जो पॉलिटी का प्रश्न है वह यह है कि जो हमारा संसदीय लोकतंत्र है वो ब्रिटिश मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है, मतलब कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र से किस प्रकार से अंतर रखता है। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विधि निर्माण का जो संबंध है उस संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अर्थात संप्रभु है, जबकि भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। तो ये कथन एकदम सही है, क्योंकि ब्रिटेन के संसद के संदर्भ में एक शब्द कहा जाता है कि ब्रिटेन का संसद सब कुछ कर सकता है स्त्री को पुरुष में बदलने या पुरुष को स्त्री में बदलने के सिवाय, जबकि भारत में संसदीय सर्वोच्चता के बजाय ब्रिटेन के संसदीय सर्वोच्चता के विपरीत भारत में संविधान की सर्वोच्चता को लागू किया गया है। यहाँ पर भी संसदीय शासन है, परंतु ब्रिटेन के विपरीत भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। आप सभी जानते हैं केशवानंद भारतीवाद के बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया और इस मूल ढांचे के डॉक्ट्रिन के साथ न्यायालय किसी भी न्यायालय के द्वारा संसदीय संशोधनों की समीक्षा की जाती है। दूसरी चीज़ कि संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित जो मामले हैं वह उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे भारत में ऐसा किया जाता है और ब्रिटेन में ऐसा नहीं किया जाता है, इसलिए यह भी भिन्नता का आधार है। तो ये दोनों ऐसी चीज़ है जिस पे भारतीय जो मॉडल है वह ब्रिटिश मॉडल से भिन्न है। भारत में कोई भी कानून बनता है तो न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, जबकि जो ब्रिटेन है वहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता लागू होता है। और संसदीय सर्वोच्चता के तहत क्या है कि संसद ही सर्वोच्च है, जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ये आप याद रखिए। इस आधार पर इसका जो जो स्टेटमेंट हुआ 1 और 2 दोनों सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखो आर्टिकल 145(3) के तहत जो है वह अब यहाँ पे जो संविधान पीठ है वह हमारे संविधान में आर्टिकल 145(3) के तहत व्यवस्था है कि अगर संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न हो या फिर आर्टिकल 143 के तहत अगर राष्ट्रपति कोई संदर्भ मांगे सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसे मामले में एक संविधान पीठ गठित होगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित होगी और इसमें न्यूनतम जो है वह कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। ये ध्यान रखिए कि संविधान पीठ में न्यूनतम 5 न्यायाधीश होते हैं और ये आर्टिकल 145(3) के तहत गठित की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कौन से सही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले कथन में कहा गया है कि एन गोपालस्वामी अयंगर समिति के सुझाव के आधार पर मंत्री और सचिव को, तो अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एन गोपालस्वामी अयंगर समिति है इसने कहा था कि प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए किसी मंत्री या सचिव को नामित किया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो बात है ना वह प्रशासनिक सुधार आयोग ने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि एक मंत्री और एक सचिव हो जो कि प्रशासनिक सुधार से संबंधित विषय पर जो है कार्य करे। तो ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पे 1970 में
कार्मिक विभाग का गठन किया गया। बिल्कुल सही है, कार्मिक विभाग का जो गठन है वह 1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था और जो इसकी अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करते हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है केवल 2 सही है। यहाँ पे आप देख लो, जो एन गोपालस्वामी आयंगर समिति गठित की गई थी 1950 में, यह केंद्र सरकार की मशीनरी के पुनर्गठन पर गठित की गई थी। इसमें जो है वह मंत्रालयों के समूहीकरण की बात की गई थी, संगठन और पद्धति प्रभाग के गठन की बात कही गई थी और कर्मचारियों की क्षमताओं में सुधार से संबंधित अनुशंसाएं की गई थी। तो अगर ये कथन पूछे कि संगठन और पद्धति ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो है वो प्रभाग के गठन की अनुशंसा किसने की थी, तो एन गोपालस्वामी आयंगर समिति ने की थी। तो यहाँ पे एन गोपालस्वामी आयंगर समिति का जिक्र किया गया है, इसलिए इनकी अनुशंसाओं को याद रखिए, आगे पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है, तो आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू प्राइवेसी है वह संरक्षित किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केस पुट्टा स्वामीवाद 2017 में, जिसे आधार मामले भी बोला जाता है, आधार मामले में 9 जजों की बेंच ने बहुमत से फैसला दिया कि जो राइट टू प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, वह आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इस टॉपिक पर 2-3 बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूपीएससी ने ना इस टॉपिक पे 2 या 3 बार प्रश्न पूछा है और हर बार काफ़ी इजी क्वेश्चन, तो इसलिए बेहद ही, तो इसीलिए हमने पीवाईक्यू डिकोड सीरीज जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने से रोकता हो। तो ये कथन जो है वह गलत है। दरअसल पहले था कि एक आदमी किसी भी 3 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ सकता था। तो हुआ क्या, 1991 में देवीलाल ने 3 लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़े और ये तीनों क्षेत्र से हार गए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक आदमी 3-3 जगह से चुनाव लड़ता है और हारता है या जीतता है, तो ऐसे में चुनाव पर खर्च बढ़ने की संभावना हो जाती है। ऐसे में फिर कानून के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया और बोला गया कि 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम चुनाव लड़ा जा सकता है। तो ये कथन गलत हो गया, क्योंकि ऐसा कानून है और इस कानून के तहत मैक्सिमम 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा जा सकता है, ये गलत हो गया। दूसरा, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, बिल्कुल सही है, लेकिन तीनों से हार गए थे। वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, तो इसमें कह रहा है कि पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का खर्च उठाना पड़ता है जिसे उसने खाली किया है। तो ये कथन गलत है। दरअसल होता क्या है कि जैसे आपने 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों से जीत गए, तो ऐसे में क्या होगा ना कि एक व्यक्ति है तो एक निर्वाचन क्षेत्र को खाली करना पड़ेगा किसी एक को। तो ऐसे में जिसको भी आप खाली करोगे, इस पे क्या होगा, वह उपचुनाव होगा और उपचुनाव के मामले में जो प्रत्याशी है इससे कोई भी वसूली या पेनाल्टी नहीं लगाई जाती है, इसे किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देना पड़ता है। तो ये भी कथन गलत। राइट आंसर ओनली 2B। ठीक है। अब नेक्स्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अक्सर सवाल पूछता है यूपीएससी। आप चाहें तो इस अधिनियम के बारे में डिटेल तरीके से स्टडी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में यहाँ पे पूछा हुआ है कि 2 कथन पर विचार करना है। अब यहाँ पे ना जुडिशियल हिरासत, न्यायिक हिरासत या जुडिशियल कस्टडी से संबंधित प्रश्न है। पूछा क्या गया है कि ऐसे में जब जुडिशियल कस्टडी होगी तो अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में रखा जाएगा और पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाएगा। तो देखो, जुडिशियल कस्टडी होगी तो ठीक है, मजिस्ट्रेट की हिरासत में होगा, ये तो सही है, लेकिन पुलिस स्टेशन के हवालात में नहीं रखा जाएगा, इसे जेल में रखा जाएगा। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये गलत बात कहा गया है। दूसरी चीज़, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है।
जब कभी भी न्यायिक हिरासत में कोई व्यक्ति होगा, अब यहाँ पे किसी पुलिस अधिकारी को पूछताछ करना है उस संदिग्ध व्यक्ति से या उस आरोपी से, तो यहाँ पे न्यायालय की अनुमति लेनी होगी तभी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यह कथन सही हो जाता है। राइट आंसर इज ओनली 2। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे डिटेल तरीके से दी गई है कि जो जुडिशियल कस्टडी होगी वहाँ पे जो आरोपी होगी वो मजिस्ट्रेट की हिरासत में होगा, ना कि पुलिस की हिरासत में। आपने संविधान में पढ़ा है कि जब कभी भी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। और मजिस्ट्रेट के समक्ष जब प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट जो हिरासत में लेगा वो न्यायिक हिरासत कहा जाएगा। इसके अंतर्गत अगर पुलिस को पूछताछ करनी होगी तो मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी पूछताछ कर सकती है। और ऐसे में जब न्यायिक हिरासत में कोई व्यक्ति है तो काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि यह कोर्ट के नियंत्रण में होता है और पुलिस उत्पीड़न, जिसको 3rd डिग्री टॉर्चर बोलते हैं, उससे सुरक्षा मिलती है। इसके बाद में पुलिस हिरासत की अगर हम बात करें तो पुलिस हिरासत में पुलिस थाने के लॉकअप में किसी को कैद रखा जाता है। इसके लिए अधिकतम जो अवधि है वो 15 दिन है, लेकिन आप सामान्यतः जानते हो कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो वे 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में जो डिफरेंस है थोड़ा सा और देखेंगे। पुलिस हिरासत में पुलिस थाने के लॉकअप में आरोपी को रखा जाएगा, जबकि न्यायिक हिरासत में जेल में रखा जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर जेल में है तो वो न्यायिक हिरासत में है, और कोई व्यक्ति अगर पुलिस थाने में कैद है तो वह पुलिस हिरासत के अंदर आता है। यहाँ पे सीधे सीधे पुलिस की कस्टडी में होता है, तो ऐसे में पुलिस जो है कभी भी पूछताछ करती है। यहाँ तक कि 3rd डिग्री टॉर्चर के मामले भी कई बार सामने आते हैं, और यहाँ पे अधिकतम 15 दिन तक जो है वो गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस हिरासत में रख सकती है। जबकि न्यायिक हिरासत की बात करें तो यहाँ पे आरोपी जो होगा वह मजिस्ट्रेट की निगरानी में होता है, मजिस्ट्रेट या अदालत की निगरानी में होता है, और केवल अदालत की अनुमति से ही पुलिस पूछताछ कर पाएगी। और जब आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तब न्यायिक हिरासत माना जाता है। अपराध की जो गंभीरता के आधार पर इसका अलग अलग अवधि है, 60 दिन, 90 दिन तक है। तो जुडिशियल जो कस्टडी है उसमें अधिक दिन तक रखा जा सकता है किसी व्यक्ति को, जब तक कि मामले की सुनवाई हो रही हो तब तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर कैदी कुछ आधार प्रस्तुत करे तो उसे पैरोल मिलेगा। पैरोल का मतलब कि जेल या हिरासत से कुछ समय के लिए छुट्टी मिलेगी। ये कथन एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है। पैरोल कोई अधिकार नहीं है। जबकि अगर हम देखें ना तो पैरोल और फरलो के संदर्भ में देखें तो फरलो को कई बार अधिकार मान लिया जाता है, ठीक है, लेकिन पैरोल तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। पैरोल न्यायालय के ऊपर है कि वह पैरोल देती है या देने से मना करती है। दूसरी चीज़, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। जो कैदी है ना उसको पैरोल पर छोड़ना है, उसके लिए क्या नियम होगा, कितने दिन तक छोड़ना है, क्या प्रोसीजर होगा, वो राज्य सरकार के नियम है। तो ये कथन सही है। आप सभी को पता होगा कि जो आपका जेल है ना वह राज्य सूची का विषय है, और राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, पैरोल और फरलो से संबंधित जो विषय हैं इन पर अलग अलग राज्यों ने अलग अलग कानून बनाए हैं, तो इसमें राज्यों के बीच में डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर पैरोल और फरलो की बात करें तो पैरोल जो है ना किसी कैदी का अधिकार नहीं होता है, लेकिन फरलो जो है वह थोड़ा सा अधिकार का मामला बन जाता है। पैरोल होता है विशेष कारण से दिया जाता है, जैसे किसी के घर में शादी है, किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, शादी विवाह है, शिक्षा या किसी अन्य कारण से उससे छुट्टी की आवश्यकता है, तो न्यायालय कारणों पर विचार करता है। अगर उचित होते हैं तो पैरोल पर जो है रिहाई की जाती है। जबकि फरलो की अगर हम बात करें ना तो ये एक लंबी सज़ा के दौरान नियमित रूप से बीच बीच में छुट्टी दी जाती है, ताकि जो कैदी है ना वो बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर ना हो, उसे मानसिक उत्पीड़न ना हो, क्योंकि वह एक ही समय हमेशा हमेशा जेल में रहकर काफ़ी उब चुका होता है। तो ऐसे में उसको एक मानवाधिकार के तौर पे देख सकते हो आप। तो फरलो किसी कैदी का अधिकार बन जाता है, अधिकार का मामला हो जाता है। कभी भी इस टॉपिक पे प्रश्न पूछे तो हमारे इस एक्सप्लेनेशन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पूछ रहा है कि कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो जो ये एक्ट है ना, इसी को वनाधिकार अधिनियम 2006 शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, यही वन अधिकार बोल देते हैं। तो इसके तहत जो नोडल एजेंसी है वह है जनजातीय कार्य मंत्रालय, जो इस अधिनियम का क्रियान्वयन करने का कार्य करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कौन आते हैं? तो जनजातीय क्षेत्र आते हैं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आते हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। मतलब यह है कि जैसे अगर कोई कानून लागू करना है और किसी अधिकारी को ना उस कानून को लागू करने का अनियंत्रित विवेकाधिकार दे दो कि भाई जो मन करे सो करे। एक अधिकारी है, ऑफिसर है, इसको किसी भी चीज़ के कानून को लागू करने के लिए अनकंट्रोल्ड अगर पावर दे दिया जाए भाई, तो ये तो हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार है ना, समता का अधिकार है ना, उसका उल्लंघन हो जाता है। क्योंकि ऐसे में इस प्रशासनिक प्राधिकारी को इतने ज़्यादा पावर मिल जाएंगे कि वो उनका दुरुपयोग कर सकता है। दूसरी चीज़ कि भाई यहाँ पे समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, तो यहाँ पे किसका उल्लंघन होगा? आर्टिकल 14 का, समानता के अधिकार का। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में यहाँ पे ये कहा गया है कि कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो उसके संघीय स्वरूप को दर्शाती है। ऐसी कौन सी विशेषता है? तो अगर हम संघ की विशेषताएं या संघीय स्वरूप की विशेषताएं देखें तो 2 स्तरीय सरकारें, केंद्र में सरकार, एक राज्य में सरकार, ये विशेषता होती है। जैसे कि अमेरिका हो या भारत हो, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। अमेरिका के संदर्भ में देख सकते हो या भारत के संदर्भ में देख सकते हो। भाई 7वें अनुसूची के तहत भारत में क्या है? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियां स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। लिखित संविधान भारत में भी है, अमेरिका में भी, ये भी संघ की विशेषता है। फिर संविधान की सर्वोच्चता संघ की विशेषता है। संविधान कठोर होता है, क्यों? क्योंकि एक तरफ केंद्र है, एक तरफ राज्य है, तो ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का जो विभाजन है ना, इसको सुनिश्चित करने के लिए संविधान सर्वोच्च भी होगा और कठोर भी होगा। जब कभी विवाद होगा तो संविधान के अधीन ये दोनों कार्य करेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और कभी भी केंद्र व राज्य के बीच चाहे विवाद हो, चाहे केंद्र व राज्य के विधायन हो, इसको न्यायपालिका समीक्षा के माध्यम से रद्द कर सकती है। और द्विसदनीय विधायिका होगी। तो ये सारे विशेषता हो गया। अब पूछा है कि कौन से संघीय स्वरूप को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वह संघीय स्वरूप को दर्शाता है। राइट आंसर इज ए। और कथन देख लेते हैं, संघ में, विधायिका में, संगठक इकाइयों में निर्वाचित, ये तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि कहीं ये जो है संघ में नहीं होते हैं। जैसे अमेरिका में देखोगे तो यहाँ पे 50 राज्य हैं, सब राज्य से 2-2 यानी 100 प्रतिनिधि हैं, तो ठीक है, ये गलत हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, तो ये तो कोई संघीय विशेषता नहीं हुई। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यह संघ और राज्य का मामला नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर इज ए। भारत में अर्धसंघीय प्रणाली है लेकिन संघ की विशेषता भारत में मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे राज्य शब्द की परिभाषा को पूछा है, कौन सा राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो देखते हैं, 4 कथन है। 4 कथन में से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो ना, तो ऐसे आप पढ़ोगे ना तो सबको लगेगा कि भाई सब स्टेटमेंट एक ही तरीके से लिखा है, कैसे एलिमिनेट करें। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य के ना बेसिक रूप से 4 तत्व होते हैं। कितने? 4 तत्व होते हैं। कौन से 4 होते हैं? जनसंख्या होती है, यानी व्यक्तियों का एक समुदाय होगा, निश्चित भूभाग होगा, ठीक है, संगठित सरकार होगी और संप्रभुता होगा। तो ये बोला जाएगा कि यह भाई राज्य है। अब अगर देखो इसमें, तो पहले स्टेटमेंट में देखते हैं व्यक्तियों का एक समुदाय, तो यहाँ पे ये वाला मानक पूरा हो गया, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, यानी कि यहाँ पे संप्रभुता हो गया, बाह्य नियंत्रण नहीं है। एक निश्चित भूभाग में, यहाँ निश्चित भूभाग का भी शर्त पूरा हो गया। अस्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार, यहाँ संगठित सरकार जो है आपका चौथा हो गया। तो यहाँ पे ये कथन चारों मानक को पूरा करता है, इसलिए ये राइट हो जाएगा। जबकि अगर दूसरे कथन को आप देखोगे तो यहाँ पे निश्चित भूभाग है, राजनीतिक रूप से संगठित
लोग हैं, यहाँ सरकार नहीं लोग, संगठित सरकार होना चाहिए, संगठित लोग लिख दिया। फिर स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा तथा जीविका के साधनों को। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये सब फंडामेंटल राइट वाइट की बात कर दी गई, जबकि यहाँ पे राज्य की परिभाषा पूछा है और सर्वोत्तम रूप से कौन परिभाषित करता है। यहाँ पे अगर डी ऑप्शन देखें जो इसके कुछ करीब है कि यहाँ पे निश्चित भूभाग हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया एक केंद्रीय प्राधिकारी। अब यहाँ पे ना संगठित सरकार ने केंद्रीय प्राधिकारी लिख दिया है, फिर उत्तरदायी कार्यपालिका लिख दिया है स्वतंत्र। तो भाई यहाँ पे ना जो राज्य की परिभाषा है ना उस पर केवल और केवल यही फिट बैठता है। तो ये हो गया कि कैसे आप इतने जटिल स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको राज्य की 4 परिभाषा के कीवर्ड याद रखने हैं और जिसमें सेट होता है वो उत्तर सही हो जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे ना कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। कौन? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। दूसरा क्या है कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज ए 1 एंड 2 दोनों। अब यहाँ पे देखो, अगर न्यायिक समीक्षा की बात करें या न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो वैसे आर्टिकल 13, 32 एंड 226 ये 3 मेजर आर्टिकल है जिसके तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले 13 में कहा गया है कि भाई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने वाली जो विधि है वह न्यायालय असंवैधानिक या शून्य घोषित कर देगी, ठीक है। तो ऐसे में कोई भी विधि अगर सच में फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो वह कैसे शून्य घोषित किया जाएगी? इसकी समीक्षा करके। तो यहाँ पे न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। आर्टिकल 32 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने व मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक जो है वह सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करती है, राज्य स्तर पर मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, न्यायिक समीक्षा करती है। अगर कोई कानून है मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसका न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू करके उसको अवैध या असंवैधानिक घोषित करने का काम सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार राज्य उच्च न्यायालय के पास भी यह शक्ति प्राप्त है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाता है। तो अब नेक्स्ट, तो इसका दोनों उत्तर सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में विचार करना है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो यहाँ पे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल सही हो गया। एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास की व्यवस्था है भारत में। राज्यों की अलग से नागरिकता भारत में अमेरिका की तरह नहीं दिया जाता है। दूसरा है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो ये गलत है क्योंकि भारत के संदर्भ में बात कही गई है। तो भारत में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, जबकि अमेरिका में यह व्यवस्था है कि जो जन्म से नागरिक होगा वही राष्ट्राध्यक्ष बन पाएगा। तीसरा कथन हो गया जिस विदेशी को एक बार भारतीय नागरिकता दी गई है किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता दी गई है तो उसका नागरिकता का वंचन या उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है अगर वह नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है, या वो व्यक्ति संविधान के प्रति अनास्था या अनादर प्रकट करे, या शत्रु देश के साथ उसका संबंध हो, युद्ध के दौरान शत्रु देश की सहायता करे इत्यादि, या स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। 2 वर्ष का कारावास अगर हो जाए, कब? पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 साल के भीतर अगर किसी भी देश में 2 साल की कारावास की सज़ा होती है तो उसको भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद अगर 7 साल तक कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहा है तो उसको भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखो तो राइट आंसर इज ओनली 1, केवल एक सही है, 2 और 3 दोनों गलत है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर नागरिकता से वंचन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।
मतलब जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें स्वतंत्रता सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित है। इसको कौन सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पे अगर शक्तियों का पृथक्करण होगा तब आप जो है स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर पाओगे, अन्यथा नहीं। देखो, निर्वाचित सरकार अगर तानाशाह हो जाए, मान लो निर्वाचित सरकार तानाशाह हो जाए, तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो मिलेगी नहीं। अगर शक्तियों का केंद्रीकरण होगा तो इससे भी तानाशाही और निरंकुशता आएगी। प्रतिबद्ध न्यायपालिका है तो भाई ये ना, अगर सरकार कोई अन्याय कर रही है तो वह न्याय नहीं दे पाएगी, न्याय की रक्षा नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए भारत में प्रतिबद्ध न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं है। भारत में न्यायपालिका जो है निष्पक्ष है, निष्पक्ष न्यायपालिका है, ना कि प्रतिबद्ध है, निष्पक्ष न्यायपालिका है भारत में, ये ध्यान रखिए। इसके बाद में बात करते हैं कि लोकतंत्र की अगर स्वतंत्रता, लोकतंत्र में अगर स्वतंत्रता अगर आपको सुनिश्चित करना है तो शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 में डीपीएसपी में शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है, जहां कहा गया है कि राज्य जो है सेवाओं में या राज्य के अधीन जो सेवा है उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इससे क्या होता है कि अगर कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण रहता है तो यहाँ से चेक एंड बैलेंस जो है वह सुनिश्चित हो पाता है। और चेक एंड बैलेंस जब होगा तो कहीं ना कहीं तानाशाही या निरंकुशता से सुरक्षा लोगों को मिलेगी, उसकी स्वतंत्रता सिक्योर रहेगी। तो ये एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे यूपीएससी में ना हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी तो आप सॉल्व कर पाओगे, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण जो है वह किसका उल्लंघन करता है? तो जो धन का केंद्रीकरण है ना, यह समता के अधिकार का उल्लंघन करता है, स्वाभाविक सी बात है। अभी हमने पीछे एक और देखा था कि जहाँ पे बोला गया था किसी को अगर बहुत ज़्यादा अनियंत्रित शक्ति दे दिया जाए तो वो भी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इसी सेम टॉपिक पे 2 क्वेश्चन जो है इस साल पूछा गया है। अब आप सोच लो कि अगर आगे PYQ देखोगे तो कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे, जब एक ही ईयर में 2 क्वेश्चन एक टॉपिक पे रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए PYQ को अगर डिकोड करोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। यहाँ पे और देखो तो धन के केंद्रीकरण का उल्लंघन करता है, डीपीएसपी नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, कल्याण की अवधारणा नहीं। तो यहाँ पे क्या है? राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति पूछा है कि भाई संपत्ति का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को है। तो यहाँ पे विधिक अधिकार है, सही है, लेकिन केवल नागरिकों को नहीं। विधिक अधिकार है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है। अगर आप देखो ना तो यहाँ पे मूल अधिकार नहीं है। आपको पता है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 44th संशोधन के द्वारा क्या किया गया? फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया। यह ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार, तो यह भी गलत है। विधिक अधिकार तो संपत्ति का अधिकार है ही। तो इस प्रकार से राइट आंसर इज बी कि भाई विधिक अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अब अगर बात करें ना, आर्टिकल 300A में यह प्रावधान किया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार, कानून के प्राधिकार या विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक तो नहीं, लेकिन कानूनी या विधिक और संवैधानिक अधिकारों के दायरे में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी, ये पूछा हुआ है। तो देखो, लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखो काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताते हैं। अगर आपको ये पता हो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, क्या क्या? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पे ना ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में, पूछा है 1950 का। तो हम एक काम करते हैं, ये जो शब्द है ना, ये जहाँ भी दिखे उसको काट दो। तो यहाँ पे समाजवादी है, कट। पंथनिरपेक्ष है तो ये वैसे भी बाहर हो गया। यहाँ पंथनिरपेक्ष है तो कट, क्योंकि ये सब तो भाई बाद में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। अब देखो 2 बचा, लोकतांत्रिक गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पे भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य है। राइट आंसर इज बी, क्योंकि भारत के जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य ऐसा लिखा हुआ था मूल संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संवैधानिक सरकार से क्या आशय है। तो भाई संवैधानिक सरकार जो होता है ना,
उसे बोलते हैं कि सरकार संविधान के अधीन है, संविधान की सीमाओं के अधीन है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब संविधानवाद। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रावधान है या व्यवस्था है, यह संविधान में कहीं नहीं व्याख्यायित है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधानवाद को संविधान में परिभाषित किया गया तो गलत, क्योंकि यह न्यायिक व्याख्या या न्यायिक निर्वचन का जो है परिणाम है। अब पूछा क्या है, इसका आशय क्या है, तो इसका आशय है, संविधानवाद का आशय है सीमित सरकार से। तो देख लो, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना हटा दो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्ति हटा दो, कोई सरकार जिसके पास वास्तविक शक्तियां हो ये भी हटा दो, और जो सरकार संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, सीमित हो, वो होती है आपकी संवैधानिक सरकार, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। सरकार को शक्ति संविधान की सीमाओं के अधीन प्राप्त है। अगर आप देखोगे ना, जो संविधानवाद का कैसे उद्भव हुआ, तो आप केशवानंद भारती अगर मामले को देखो तो यहाँ पे ना मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया और बोला गया कि भाई मूल ढांचे को मतलब संशोधित नहीं कर सकते संसद। तो ऐसे में हुआ क्या कि अब संसद की शक्ति पर या सरकार की शक्ति पर एक कंट्रोल स्थापित हो गया मूल ढांचे के तहत। तो यहाँ पे संविधानवाद की थोड़ी थोड़ी प्रारंभ हो गई। लेकिन संविधानवाद टर्मिनोलॉजी जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने IR कोएल्हो वर्सेस तमिलनाडु राज्य में 2007 में दिया, जिसमें कहा कि भाई संविधानवाद का मतलब है सीमित सरकार, अर्थात जो सरकार की शक्ति है उस पर संविधान का नियंत्रण होगा, सरकार संविधान के अधीन होगी और सरकार को अनियंत्रित या सर्वोच्च शक्ति प्राप्त नहीं होगी और सरकार किसी भी प्रकार से निरंकुश और तानाशाही नहीं हो सकती है। तो ये है आपका संविधानवाद। संविधानवाद जो टर्मिनोलॉजी है वो सुप्रीम कोर्ट ने IR कोएल्हो वर्सेस तमिलनाडु वाद 2007 में दिया। ये याद रखिए, कभी भी पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के बारे में है। पूछा क्या गया है कि ये दोनों संविधान के 18(1) के अंतर्गत उपाधि है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है बालाजी राघवन वर्सेज भारत संघ 1996 में कि देखो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार एक सम्मान है, टाइटल या उपाधि नहीं है 18(1) के तहत। तो ये कथन गलत हो जाता है। देखो जब संविधान लागू किया गया ना तो उस टाइम पे ना बहुत सारी उपाधियां हुआ करती थी, जैसे महाराजा, राय साहेब, तो इस टाइप की उपाधियां होती थी। अब जो उपाधि धारण करने वाले लोग होते थे बहुत प्रभुत्वशील होते थे, तो वो ना गरीबों का, आम लोगों का शोषण करने का काम कर लेते थे या एक प्रभुत्व स्थापित होता था। संविधान में समानता के अधिकार जो लागू किया गया ना, तो आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार लाया गया, इसमें जो है अलग अलग प्रावधान में 18 में कहा गया कि अब कोई उपाधि ऐसा धारण नहीं करेगा कि जैसे राय साहेब हो गया या फिर महाराजा हो गया, ये सब उपाधि बैन कर दी गई। बाद में हुआ क्या ना कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिए जाते थे। बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई ये भी उपाधि है, इसको भी समाप्त किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन मामले में कहा कि ये उपाधि नहीं है, यह सम्मान है। और यहाँ पे जो 18 में अपवाद है, सेना या विद्या संबंधी उपाधि या सम्मान दिया जा सकता है, उसका सहारा लेते हुए कहा है कि भाई ये उपाधि नहीं है और ये वंशानुगत नहीं है, इसलिए इसे सम्मान के तौर पे देखा जाएगा। तो ये कथन गलत। दूसरा, 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कार को केवल एक बार निलंबित किया गया है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार निलंबित किया गया। एक बार 1977 से 1980, 77 से 80 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तो इन्होंने जो है निलंबित किया। बाद में 80 में इंदिरा गांधी की सरकार आई और फिर से जो है प्रारंभ कर दिया। लेकिन बाद में ना जब यहाँ पे बालाजी राघवन मामले की सुनवाई हुई ना, उस टाइम पे जब मामला सब कोर्ट में जाने लगा तो 1992 से 97 तक के लिए भी जो पद्म पुरस्कार थे या फिर भारत रत्न थे, इनको निलंबित रखा गया। तो ऐसा 2 बार निलंबन हो चुका है, इसलिए ये कथन गलत है। अब तीसरे कथन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी वर्ष विशेष में अधिकतम 5 लोगों को दिया जा सकता है। गलत है, यहाँ पे ना 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 4 या 5 लोगों को दे दिया जाता है, बट यहाँ पे जो व्यवस्था है ना वो 3 लोगों को देने की है। तो अगर पूछा है कि कौन से सही नहीं है, तो यहाँ पे 3 के तीनों कथन गलत हो जाते हैं। राइट आंसर इज डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अभी हमने पॉलिटी डिकोड सीरीज के तहत 2021 में पूछे गए सारे सवाल को देखा है और इसमें आपको डिटेल तरीके से हमने टॉपिक को समझाया है। अगर कभी भी इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछेगा तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पैरोल और फरलो से संबंधित ये प्रश्न है,
चाहे फिर यहाँ पे न्यायिक हिरासत का ये प्रश्न है, या फिर बालाजी राघवन केस हो गया, या IR कोएल्हो केस हो गया। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो, ये सीरीज़ पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़रूर हमारे चैनल UPSC लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसे ही और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ PYQ डिकोड सीरीज प्रस्तुत करते रहेंगे। आप UPSC लर्निंग पॉइंट पर हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।